इकोनॉमिकल डिफ़ॉल्ट या दिवालिया बेसिकली होता ये है कि हमने किसी की पेमेंट्स करनी हो, हमने कोई डेट देना हो और हम वो ना दे पा रहे हों, और हम एज अ स्टेट ये अनाउंस कर दें कि हम अभी आपकी ये पेमेंट नहीं दे सकते, तो इट मीन्स कि मुल्क दिवालिया हो गया है। इसको स्टेट अनाउंस करती है। अभी आप बहुत सी र्यूमर्स सुन रहे होंगे, बहुत से लोगों की पेशन गोइयाँ हैं, बहुत से लोग अपने अपने तज्ज़िये के मुताबिक कह रहे हैं, मुशाहिदात के मुताबिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। जबकि हमारा तज्ज़िया और हमारा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के हालात से पहले भी गुज़र चुका है। जो हमारे इकोनॉमिक डॉक्टर्स हैं, जो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, जो जानते हैं कि ये कैसे बेहतर होगी, वो इस सब पे नज़र रखे हुए हैं और वो इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो इस टाइम एक घन चक्कर बना हुआ है इकोनॉमी का, इसमें से, इस दलदल में से बखूबी निकलेगा और एक तरक्की की राह पर गामज़न होगा। पाकिस्तान आज जिस सूरत हाल से दो चार है, हमारा हमसाया मुल्क भारत इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात से दो चार रह चुका है। जनवरी 1991 ये एक ऐसा साल, एक ऐसा महीना भारत की हिस्ट्री में है कि जब भारत के पास सिर्फ 1.2 बिलियन के रिज़र्व्स रह चुके थे बैंक ऑफ इंडिया में। और ये सिर्फ इतने ही रिज़र्व्स थे कि इन रिज़र्व से इंडिया 2 या 3 हफ्ते के लिए बमुश्किल ऑयल परचेज़ कर सकता था। इसके अलावा कोई भी परचेजिंग नहीं कर सकता था। यानी कि इंपोर्ट्स जितनी भी होनी थी, उन सब के लिए परचेजिंग पावर इंडिया के पास ख़त्म हो चुकी थी और भारत बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा था उन दिनों में। भारत ने ऐसी सूरत हाल में IMF के पास जाने का इरादा किया और IMF से उन्होंने मदद मांगने की अपील की, जिसको IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया। इनकार की एक बड़ी वजह ये थी कि भारत की इकॉनमी आज़ाद नहीं थी। IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने ये मुतालबा सामने रख दिया कि हम आपको कर्ज़ इस सूरत में देंगे कि आप अपनी इकॉनमी को आज़ाद करें। इकॉनमी आज़ाद करने का मतलब ये है कि 1990s तक 90 तक भारत हर चीज़ गवर्नमेंट ख़ुद कंट्रोल करती थी। आपने वहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, आपने वो फैक्ट्री लगाने के लिए आपको एक परमिट चाहिए होता था। उस दौर में भारत को या इंडिया को लाइसेंस राज, परमिट राज का टेन्योर भी कहते हैं, जो पिछले 40-50 साल गुजरे। आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है, आप पहले गवर्नमेंट से परमिट लेंगे। आपने उस इंडस्ट्री में क्या प्रोड्यूस करना है, आप उसके भी गवर्नमेंट को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। कितनी की सेल करनी है, वो रेट आपको गवर्नमेंट देगी। हर चीज़ गवर्नमेंट जो है ना, वो अपने कंट्रोल में रखती थी। और वो जो बाहर से लोग आते थे या जो इन्वेस्टर आउट ऑफ कंट्री से आने जाते थे, उनके लिए बिल्कुल भी इंडिया में आके इंडस्ट्री लगाना या कोई भी बिज़नेस करना वो बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। क्योंकि भारत सरकार ये समझती थी कि शायद हमारे बाहर से लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो उससे हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियस्ट हैं, जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा। और दूसरा, इकोनॉमी आज़ाद इसलिए नहीं थी कि भारत ये समझता था, भारतीय सरकार ये समझती थी कि अगर हमने रेट ख़ुद तय ना किए तो यहाँ पे मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी चीज़ों की। जब महंगाई होगी तो उस महंगाई से हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा और हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारी पार्टी के लिए, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। उस टाइम बाकी ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो अपनी इकानमी को आज़ाद कर चुके थे। इकानमी आज़ाद होने के फ़वाइद ज़्यादा हैं। जैसा कि आप समझ लें कि एक मुल्क है जहाँ पे आज़ादी है कि आप वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और वो एक इंडस्ट्री, यानी कि लेट सपोज़ कि कोई कपड़ा बनाने का कारखाना है, तो वो अगर एक कारखाना है या 2 हैं या 3 हैं, तो आप उनके रेट को मैनेज गवर्नमेंट कर सकती है। अगर वो ज़्यादा लग जाएंगे, वो ख़ुद मार्केट में रेट तय करेंगे, तो वो एक दूसरे से कंपटीशन की रेस में मार्केट में प्राइस को कम करेंगे। उससे महंगाई अल्टीमेटली कम होगी। लेकिन ये बात उस टाइम तक भारत सरकार इस पे अमल दरामद नहीं कर रही थी और हर चीज़ सरकार जो है वो अपने कंट्रोल में रख रही थी। फरवरी में, 1 फरवरी को भारत में बजट अनाउंस होता था और उसको बजट डे भी कहा जाता है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे
कि 1 फरवरी 1991 1991 में बजट पेश नहीं हुआ, क्योंकि बजट पेश करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड्स ही दस्तयाब नहीं थे। और कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं तो वो इकट्ठी आती हैं। उन्हीं दिनों में हुआ कुछ यूँ कि इराक़ ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी और जंग का ऐलान कर दिया, जिसे हम फर्स्ट गल्फ़ वार कहते हैं। फर्स्ट गल्फ़ वार का आगाज़ हो गया। अब इराक़ और कुवैत से आप समझ रहे होंगे कि तेल जो है इन दो ममालिक के पास ज़्यादा शेयर था, और वो रास्ते भी गल्फ़ के रास्ते बंद हुए, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस, डीज़ल की प्राइसेस, फर्नेस ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बड़ी स्पीडली इंक्रीज़ हुई। वो इतनी इंक्रीज़ हुई कि वो उस टाइम में राइस जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो वो भी एक सूरत हाल इंडिया के लिए मज़ीद परेशान कौन हुई कि पहले ही रिज़र्व्स बहुत कम थे, वो ऑयल परचेज़ कर नहीं सकते थे। जब ऑयल परचेज़ नहीं होगा तो ज़ाहिर है ज़िंदगी की हर चीज़ जो है, लाइफ जो है वो रुक जाती है। ट्रांसपोर्ट सारी रुक जाएगी, इंडस्ट्री सारी रुक जाएगी, और उससे इकानमी पे मज़ीद प्रेशर पड़ेगा। तो भारत ने अमेरिका को कहना शुरू किया, दरख्वास्त देना शुरू की कि आप IMF से कहें, आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, और हमें जो है वो IMF एक कर्ज़ दे जिसको हम जल्द वापस कर देंगे। क्योंकि अमेरिका पहले ही ऐलान कर चुका था इराक़ पे हमला करने का, क्योंकि इराक़ ने कुवैत पे हमला किया। लेकिन अमेरिका के जो नज़दीक तीन अड्डे थे वो फ़िलिपाइंस में थे। अब फ़िलिपाइंस से इराक़ पे अटैक करना मुश्किल था। रास्ते में अमेरिका को, USA को एक रीफिलिंग स्टेशन चाहिए था जहाँ पे वो अपने तैयारों का रीफिलिंग करवा सकता। तो अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि हम आपको कर्ज़ दे सकते हैं, लेकिन या दिलवा सकते हैं, लेकिन आप हमें मुंबई में फ़िज़ाई अड्डे देंगे जहाँ से हम अपने तैयारों की रीफिलिंग करवाएंगे। भारत चूँकि पहले रशियन साइड का हिस्सा था और इराक़ के साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। उन दिनों में सद्दाम हुसैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे ताल्लुकात इराक़ के भारत के साथ थे। लेकिन उसके बावजूद अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए, इकॉनमी क्राइसिस से निकलने के लिए भारत ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और अमेरिका को अड्डे देने पर भारत रजामंद हो गया। जैसे ही भारत ने अमेरिका को अपने अड्डे दिए, अगले ही दिन IMF ने भारत को पहली किस्त जो है वो दे दी। चंद्रशेखर जो उस टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और वो समाजवादी पार्टी के सरबराह थे, जिनको कांग्रेस की हमायत हासिल थी। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में होता है कि 2 3 4 पार्टीज़ मिलकर हुकूमत बनाती हैं, तो ये हुकूमत उसी तरह की थी कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जो कि समाजवादी पार्टी से थे उनको सपोर्ट करके और उन्हें प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया हुआ था। वो इस सारे मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और वो IMF से भी डील कर रहे थे, अमेरिका से भी डील कर रहे थे। लेकिन जो पैसे IMF से मिले और अमेरिका ने भी अपने अड्डों के इवज़ कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए, वो पैसे बहुत ही कम थे और उनसे आप मज़ीद 1 या 2 हफ्ते तो चला सकते थे। आप ज़्यादा लंबा अरसा अपनी इकॉनमी को सरवाइव नहीं कर सकते थे। मार्च में एक बार फिर डिसाइड हुआ, भारतीय सरकार ने ये डिसाइड किया कि IMF के पास जाना चाहिए और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना एक वफ़द IMF के पास भेजा। लेकिन जब वह वफ़द वहाँ पे पहुँचा तो ये सुनकर बड़ी उन्हें हैरानी हुई कि IMF ने ये सवाल किया कि आप किस हुकूमत के नुमाइंदे हैं जो हमसे बात करने आए हैं। असल में हुआ यूँ कि जब वह नुमाइंदे वहाँ पे गए थे IMF के पास, उन दिनों में चंद्रशेखर आज़ाद प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब वो वहाँ गए, पीछे कांग्रेस ने चंद्रशेखर आज़ाद की हुकूमत का तख्ता, अपनी ही हुकूमत का कह सकते हैं आप, गिरा दिया, उनसे सपोर्ट सारी ले ली और नए इलेक्शन अनाउंस हो गए। तो एक दफ़ा फिर IMF ने रिफ्यूज़ कर दिया, वहाँ से उनको कोई फंड्स ना मिल सके। लेकिन भारत में एक नया जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गया जो कि मई में होना था। गवर्नमेंट गिर चुकी थी, इक़्तिदार ख़त्म हो चुका था, और लेकिन भारतीय कानून, कवानीन और आइन के मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद को ही कुछ इख्तियारात के साथ, बहुत महदूद इख्तियारात के साथ अबूरी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और बाद में इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गए। अबूरी प्राइम मिनिस्टर बनते ही चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसे आप सुनकर शर्मसार रह जाएंगे।
उन्होंने ये डिसाइड किया कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सोना इंडियन गवर्नमेंट का है उसको बाहर बड़े ममालिक जो हैं, जो जिनकी जीडीपी अच्छी थी, जिनके पास अच्छे फंड्स थे, उनके बैंक्स में रखवा दिया जाए और वहाँ से कुछ डेट ले लिया जाए और उससे मुल्क को चला लिया जाए। तो जून से जुलाई, मई जून जुलाई में बहुत से एयरक्राफ्ट्स इंडियन टेरिटरी से इंडिया का टनों के हिसाब से गोल्ड लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड स्विस बैंक्स में लेकर गए और वहाँ पे अपने गोल्ड को रखवा दिया। ये सब कुछ आवाम को बताए बगैर हो रहा था। या मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब चंद्रशेखर आज़ाद प्राइम मिनिस्टर थे, अभी जनवरी की बात है, तो उन दिनों में ये मशवरा दिया गया था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से कि हमें ये स्टेप ले लेना चाहिए। इन्होंने परमिशन दे दी थी और उस वक्त जो राजीव गांधी कांग्रेस के सरबराह थे उन्होंने भी इसकी तायद कर दी थी, लेकिन वो फाइल्स में प्रोसेस में था और वो 2-3 माह गुजर गए। लेकिन अब जब ये गवर्नमेंट जा चुकी थी तो अब कांग्रेस जो है वो इसकी तायद नहीं कर रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने ये एक बोल्ड स्टेप ले लिया और जो पहली खेप थी वो आवाम को पता लगे बगैर स्विस बैंक्स में शिफ्ट कर दी गई। जब दूसरी खेप शिफ्ट होना थी तो उससे पहले एक होता यूँ था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से गाड़ियाँ जो हैं वो गोल्ड को एयरपोर्ट तक लेके जाती थी। तो रास्ते में एक गाड़ी ख़राब हो गई। वो गाड़ी ख़राब होने से किसी ने, उन दिनों में टेलीफोन होते थे, मोबाइल वगैरह इंटरनेट का सिस्टम नहीं था, तो किसी ने अंदर से ही इतला दी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड आउट ऑफ कंट्री ले जाया जा रहा है और फिर हमें वहाँ से कर्जा मिलेगा। तो बहुत से सहाफ़ी एयरपोर्ट्स पर पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने कवरेज देना शुरू की। जब सेकंड टर्म में लेके जाना था गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड में या बैंक ऑफ जापान में, तो उस टाइम पे इंडियन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पब्लिश हुई कि इंडिया अपना सोना बेच रहा है और इंडिया ने अपना सोना बेच दिया है और ये सारा कुछ। लेकिन ये वो बोल्ड स्टेप थे जो उस टाइम की केयर टेकर गवर्नमेंट ने लिए और मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की कोशिश की गई। लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी और इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक और जो क़यामत इंडियन इकोनॉमी पे टूटी और इंडियन पॉलिटिक्स पे टूटी, वजह थी कि राजीव गांधी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान कत्ल कर दिया गया। एक सुसाइड वूमेन बॉम्बर ने राजीव गांधी को और उनके साथ 21 और मज़ीद लोगों को कत्ल कर दिया। उसकी वजह से कांग्रेस को बहुत हमदर्दी का वोट मिला। हालांकि जो पीछे सब कुछ इकोनॉमी की सिचुएशन थी, जो एक वहाँ पे राज था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ सकते, आप कुछ भी खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, उस सब की ज़िम्मेदार भी कांग्रेस ही थी। लेकिन राजीव गांधी के मर्डर से एक हमदर्दी का वोट कांग्रेस को मिला और कांग्रेस एक बार फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई और कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया। नरसिम्हा राव ने आते ही पहले एक कोशिश की गई कि एक साबिक गवर्नर थे उनके बैंक ऑफ इंडिया के, उनको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनको वज़ीर ख़जाना बनाया जाए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया। मनमोहन सिंह ने जून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक यू टर्न था आज तक की इंडिया की सारी इकोनॉमी पॉलिसीज़ का। उसमें उन्होंने बात की कि हम अब जो स्टेप्स लेने जा रहे हैं वो अभी आपको बहुत बोल्ड स्टेप्स, बहुत बड़े स्टेप और बहुत गलत स्टेप्स भी ला सकते हैं, लेकिन इसका फ्यूचर में इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। मनमोहन सिंह ने ये ऐलान किया कि हम अपनी इकोनॉमी को आज से फ्री करते हैं। IMF की शर्त उन्होंने बेसिकली मानी कि हम अपनी इकोनॉमी को आज़ाद करेंगे। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को आज़ाद किया और इनवाइट किया कि अगर बाहर से लोग आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उनसे किसी किस्म का कोई यानी कि लाइसेंस नहीं मांगेंगे और जितनी हेल्प हो सकेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी हेल्प करेगी। उससे हुआ तो यूँ कि कुछ अरसे के लिए महंगाई बढ़ी, लेकिन चूँकि पैसा बाहर से आ रहा था, इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, वह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रही थी, तो उससे जो इकोनॉमी इन्फ्लेशन था वो कम होना शुरू हुआ और इंडियन रुपया एक दफ़ा गिरा था ये स्टेप्स लेने के बाद,
लेकिन कुछ ही माह के बाद इंडियन रुपया भी मजबूत होने लग गया, इकॉनमी भी बेहतर होने लग गई और जुलाई में बजट पेश हो गया। जुलाई से नवंबर ऑलमोस्ट 5 माह के दौरान इंडियन इकॉनमी इतनी हो गई कि उन्होंने उसी साल 1991 नवंबर दिसंबर में अपना सारा गोल्ड वापस मंगवा लिया और तब से लेके अब तक इंडिया जिस तरह से अपनी इकॉनमी को राइज़ कर रहा है वो आप सब बहुत बेहतर जानते हैं। 2009 में जब मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया ने जिन बैंक्स को अपना गोल्ड रखवाया था उन्हीं बैंक्स ने इंडिया को अपना गोल्ड रखवा के और इंडिया से कुछ पेमेंट्स ली, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी सिर्फ 18 साल की कलील मुद्दत में। इस टाइम दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी इंडिया की है। इस टाइम 600 अरब डॉलर के साथ भारत दुनिया का 5वां बड़ा फॉरेन रिज़र्व रखने वाला मुल्क है। तो हमें पाकिस्तान को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए, जो हमारे इकॉनमी के स्टेबलाइज़र्स हैं, जो इकॉनमी को चलाते हैं, जो समझते हैं कि इकॉनमी को कैसे संभाला जा सकता है। भारत उनके सामने एक बड़ी मिसाल है कि भारत ने कैसे चंद सालों के अंदर अंदर बोल्ड स्टेप्स और बड़े स्टेप्स लेके सियासत को साइड पर रख के, जब ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम अपोजिशन भी हुकूमत का साथ दे रही थी ताकि हमारी इकॉनमी को बचाया जा सके। तो हम ये दरख्वास्त भी करते हैं अपने बड़ों से, वज़ीर ख़जाना से, और जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को देख रहे हैं कि अगर कोई बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ें जिससे हमारी इकॉनमी सीधी रास्ते पर चल निकले, हमें वो स्टेप्स ले लेने चाहिए ताकि दोबारा कभी पाकिस्तान इस तरह की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया।